हेलो एवरीवन, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर 10 में हमने सेक्शन 129 टू सेक्शन 137 तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो इसके आगे के फर्दर सेक्शन पे हम आज जानेंगे। सेक्शन 138 में क्या बात की गई है? प्रोसीजर वेयर ही अपेयर्स टू शो कॉज, मतलब कि शो कॉज नोटिस अगर किसी पर्सन को जाता है, जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर आया है बाय द मजिस्ट्रेट, तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है, इफ द पर्सन अगेंस्ट वॉर्म और ऑर्डर अंडर सेक्शन 133, जो कि हमने सेक्शन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सेक्शन 133, जिसमें बात की गई थी कंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर द रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। तो उसमें अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट सेक्शन 133 का प्रोसीजर चलता है तो वो कोर्ट में अपियर होगा और उसमें जो उसको नोटिस किया गया था शो कॉज का, वो उसमें अपने कोसेस बताएगा, ठीक है, उसमें अपने ग्राउंड्स बताएगा कि उसके अगेंस्ट ऑर्डर क्यों नहीं किया जाए। द मजिस्ट्रेट शैल टेक एविडेंस, और उसमें मजिस्ट्रेट एविडेंस लेगा इन द मैटर एज इन समन केसेस। किस मैटर में? समन केसेस के मैटर में, जो कि अपने अपने पिछली वीडियोस में समन केसेस से रिलेटेड सभी जो उसमें सेक्शंस है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। इसमें जो सेकंड क्लोज है, इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द ऑर्डर, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है उस ऑर्डर से, either as originally made or subject to such modification as he considers necessary, reasonable and proper, the order shall be made absolute without modification or as the case may be with such modification। इसमें जो मजिस्ट्रेट अगर वो सेटिस्फाइड होता है अपने ऑर्डर से कि उसमें जो मॉडिफिकेशन थी उसमें क्या होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, अगर उसमें मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, कोई चेंजेस होना चाहिए, तो उसमें अपने ऑर्डर में वो चेंज कर सकता है। अगर नहीं होगी तो वह नहीं करेगा, मॉडिफिकेशन नहीं करेगा अपने ऑर्डर में। तो इसमें थर्ड क्लोज है, इफ द मजिस्ट्रेट इज नॉट सो सेटिस्फाइड, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं होता है, नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द केस, तो उसमें वो प्रोसीडिंग आगे नहीं फर्दर चलाएगा, ठीक है, उस प्रोसीडिंग को, तो वो केस वहीं पर खत्म हो जाएगा, उस प्रोसीडिंग का, वो प्रोसीडिंग आगे नहीं चलेगी। तो सेक्शन 138 ये इस बारे में बात करता था। अब हम चलते हैं सेक्शन 139। सेक्शन 139 में बात की गई पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट, मतलब कि इसमें जो मजिस्ट्रेट है उसके पास ये पावर है कि वो डायरेक्शन कर सकता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर एग्जामिनेशन के लिए ऑफ एन एक्सपर्ट, किसी एक्सपर्ट को एग्जामिन करने के लिए। तो इसमें क्या प्रोसीजर होगा? द मजिस्ट्रेट में फॉर द पर्पज ऑफ एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 137 और सेक्शन 138, जो कि हमने सेक्शन 137 में पढ़ा था कि उसमें जो प्रोसीजर है वो चलता है कि पब्लिक राइट इज डिनाइड, अगर पब्लिक राइट को मतलब डिनाइड कर देता है मजिस्ट्रेट तो उसमें उसके अगेंस्ट ऑर्डर किया जाता है। और जो 138 था उसमें बात की गई प्रोसीजर शो कॉज से रिलेटेड, जिसमें वह अपियर होता है कोर्ट में। और इसमें जो ये दो सेक्शन है उसमें इसके अंडर वो इंक्वायरी करेगा और इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसमें ए और बी पॉइंट है, डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय सच पर्सन एज ए थिंग्स फिट, मतलब कि वो जो मजिस्ट्रेट है वो डायरेक्शन देगा एज अ लोकल जुडिशियल, जो लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी पर्सन को, और वो उसको जैसे ठीक लगेगा वैसे उसमें वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जिसमें बी पॉइंट है समन एंड एग्जामिन एन एक्सपर्ट, मतलब कि इसमें समन किया जाए एक्सपर्ट को और उसको एग्जामिन किया जाएगा जो एक्सपर्ट होता है। तो इसके बी पॉइंट में सिर्फ यही था। तो ये सेक्शन 139 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेक्शन 140। सेक्शन 140 बात करते हैं पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटर्न इंस्ट्रक्शंस। इसमें भी मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि वो जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन है वो फर्निश करेगा एटसेट्रा। इसमें जो फर्स्ट क्लोज है, वेयर द मजिस्ट्रेट डायरेक्ट्स लोकल इन्वेस्टिगेशन बाय एनी पर्सन अंडर सेक्शन 139, द मजिस्ट्रेट में, जैसे कि अभी हमने सेक्शन 139 में पढ़ा है कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन के लिए किसी एक्सपर्ट को बोल सकता है, लेकिन किसी एक्सपर्ट को अगर एग्जामिन करना है या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको मतलब कि क्या कर सकता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो सेक्शन 140 में भी यही बात की है कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग वो उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो इसमें जो लोकल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी अंडर सेक्शन 139 में, इसमें ए और बी पॉइंट दिया गया है कि कैसे होगी। फर्निश सच पर्सन विद सच रिटर्न इंस्ट्रक्शन एज में सीम नेसेसरी फॉर हिज गाइडेंस, मतलब कि उस पर्सन को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको रिटर्न इंस्ट्रक्शन देगी एज में बी नेसेसरी फॉर हिज गाइडेंस, जो भी उसको जरूरी है उसमें जो गाइडेंस है वो दी जाएगी कि उसको किस तरह से उसमें करनी है, क्या करनी है, इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 139।
और जिसमें बी पॉइंट है, डिक्लेयर बाय वोम द होल और एनी पार्ट ऑफ द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द लोकल इन्वेस्टिगेशन शैल बी पेड। जो भी इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ जितना खर्चा आता है, वो जो मजिस्ट्रेट है वो किसी भी पर्सन को डायरेक्शन दे सकता है कि वह पे करें। मतलब कि वो पार्टीज को ही बोलेगा कि आप इस जो इसमें एक्सपेंसेस है इन्वेस्टिगेशन में, आप वो पेड करें। ठीक है, तो इसके फर्स्ट क्लोज में सिर्फ ये था। हो गया सेकंड क्लोज, द रिपोर्ट ऑफ सच पर्सन में बी रीड एज एविडेंस इन द केस। जो रिपोर्ट होगी पर्सन की, जो रिपोर्ट पेश करेगा मजिस्ट्रेट के सामने, वो एक एविडेंस के तौर पर पढ़ी जाएगी। ठीक है, रीड एज एविडेंस इन द केस। जो इसमें थर्ड क्लोज है, वेयर द मजिस्ट्रेट समन एंड एग्जामिन एन एक्सपर्ट। जो मजिस्ट्रेट है वो समन करेगा एक्सपर्ट को और उसको एग्जामिन करेगा अंडर सेक्शन 139, जैसे कि हमने अंडर सेक्शन 139 में पढ़ा है। द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट बाय वोम द कॉस्ट ऑफ द समनिंग एंड एग्जामिनेशन शैल बी पेड। जो भी कॉस्ट आती है किसी एक्सपर्ट को समन करने के लिए या फिर उसको एग्जामिन करने के लिए, तो उसमें वो पार्टी को बोल सकता है पेड करने के लिए, उस जितने भी उसमें एक्सपेंसेस होंगे समन कराने में। तो ये सेक्शन 140 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन 141, प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसओबीडियंस। मतलब इसमें प्रोसीजर बताया गया कि जो ऑर्डर है वो एब्सोल्यूट और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसओबीडियंस, अगर वो किसी कॉन्सिक्वेंस में उसको डिसओबे। जो फर्स्ट क्लोज है, व्हेन एन ऑर्डर हैज बीन मेड एब्सोल्यूट अंडर सेक्शन 136, जैसे कि हमने 136 में पढ़ा है कि जो फेल हो जाएगा अगर वो अपीयर होने से। ठीक है, अगर उसको क्या कराएं, उसको बुलाया गया है कोर्ट में अपीयर होने के लिए, अगर वो फेल हो जाता है तो उसके अगेंस्ट इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 188 के अंडर उसके अगेंस्ट पनिशमेंट होगी और पेनल्टी उस पर इम्पोज की जाएगी बाय द मजिस्ट्रेट। तो इसमें 136 में हमने ये पढ़ा था। और सेक्शन 138 में हमने पढ़ा था प्रोसीजर वेरी एप्लीज टू शो कॉज। जब किसी पर्सन को शो कॉज नोटिस किया जाता है तो उसको कोर्ट में अपीयर होना है और उसको अपने ग्राउंड्स बताने हैं उसमें कि उसके अगेंस्ट ऑर्डर क्यों नहीं किया जाए। तो ये सेक्शन 136 और सेक्शन 138 हमने अच्छे से डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद द मजिस्ट्रेट शैल गिव नोटिस ऑफ द सेम टू द पर्सन अगेंस्ट वॉम और ऑर्डर वाज मेड। जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है उस पर्सन को एक नोटिस देगी। ठीक है, एंड शैल फर्दर रिक्वायर हिम टू परफॉर्म द एक्ट डायरेक्टेड बाय द ऑर्डर विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड इन द नोटिस। जितना भी नोटिस में टाइम फिक्स किया गया है उस टाइम से पहले उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। एंड इन्फॉर्म हिम दैम, और उसको इन्फॉर्म किया जाएगा उसके लिए इन केस ऑफ डिसोबीडियंस, अगर वो डिसोबीडियंस करता है ऑर्डर को, मतलब कि उसका अनादर करता है ऑर्डर का, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का, ही विल बी लायबल टू द पेनल्टी, तो वह लायबल होगा पेनल्टी के लिए, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 188, जैसे कि हमने सेक्शन 188 में पढ़ा था, आईपीसी का सेक्शन है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्लोज में, इफ सच एक्ट इज नॉट परफॉर्म विद इन द टाइम फिक्स्ड। अगर वो विद इन द टाइम फिक्स्ड अगर वो परफॉर्म नहीं करता है अपनी जो उसकी लायबिलिटी थी, द मजिस्ट्रेट में कॉज इट टू बी परफॉर्म, तो मजिस्ट्रेट उसमें परफॉर्म करेगा अपने कॉजेज जो भी उसमें उसको सही लगते हैं। ठीक है, एड में रिकवर द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट, तो वो उससे रिकवर करेगा कॉस्ट, एज उसके ऊपर कॉस्ट लगाई जाएगी ऑफ, वो उसमें परफॉर्म करेगा अपनी जो उसका राइट है मजिस्ट्रेट का, तो उसके ऊपर वो कॉस्ट लगाएगा। ठीक है, आइदर बाय द सेल ऑफ एनी बिल्डिंग, कैसे लगाएगा, अगर वो कॉस्ट भी नहीं पे करता है तो उसकी जो बिल्डिंग है, गुड्स है और जो अदर प्रॉपर्टी है रिमूव्ड बाय हिज ऑर्डर, तो उसके ऑर्डर के द्वारा उसको रिमूव कर दी जाएगी। और बाय द डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, जो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सेल कर दिया जाएगा ऑफ सच पर्सन विद इन और विदाउट सच मजिस्ट्रेट लोकल जुरिडिक्शन, अगर वो उसकी लोकल जुरिडिक्शन में नहीं है, अगर है दोनों में। ठीक है, अगर उसकी लोकल जुडिक्शन से बाहर है तो क्या होगा, एंड सच अदर प्रॉपर्टीज विदाउट सच जुडिक्शन, अगर उसकी जुडिक्शन में नहीं है वह प्रॉपर्टी द ऑर्डर शैल ऑथोराइज इट्स अटैचमेंट एंड सेल, तो उस जो ऑर्डर करेगा वो दूसरे जुडिक्शन के मजिस्ट्रेट को करेगा और वो एंडोर्स कर लेगा जो अटैचमेंट करनी है। ठीक है, जिस प्रॉपर्टी की और जिसको सेल करनी है, तो उसको एंडोर्स करने के बाद फिर उस जो लोकल जुडिक्शन का, जिस लोकल जुडिक्शन में वो प्रॉपर्टी अटैच होती है उसके पास वो ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, प्रॉपर टू बी अटैच इट इज फाउंड, जहां पर वो मिली है उसको अटैच कर ली जाएगी बाय द मजिस्ट्रेट जो उसकी लोकल जुडिक्शन में आती है। थर्ड क्लोज है, थर्ड क्लोज में बात की कि नो शूट शैल बी लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी थिंग डन इन गुड फेथ अंडर दिस सेक्शन, जैसे भी इसमें थर्ड क्लोज है इसमें ये बात की है, अगर गुड फेथ में कोई भी उसमें एक्ट किया जाता है तो उसके अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल नहीं होगा इस सेक्शन के अंडर। ठीक है, तो उसमें उसके अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं होगा अगर वो गुड फेथ में काम कर रहा है, कोई भी पर्सन या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया, जो पब्लिक ऑफिसर हो गया, पब्लिक सर्वेंट होता है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं होगा अगर वो कोई एक्ट करता है इन अ गुड फेथ।
तो इसमें जो सेक्शन 142 है, 142 में क्या कहा गया है, इंजेक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, मतलब कि कोई इंक्वायरी पेंडिंग है इंजेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसमें भी बात की गई है। इसमें फर्स्ट क्लोज है, इफ अ स्टेट मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133, जो अंडर सेक्शन 133 में हमने बात की थी कि वो क्या करेगा, कंडीशनल ऑर्डर करेगा फॉर द रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। तो उसमें ये कंसीडर करेगा दैट इमीडिएट मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट इमिनेंट डेंजर और इंजरी ऑफ सीरियस काइंड ऑफ द पब्लिक, मतलब कि अगर पब्लिक में कोई सीरियस काइंड ऑफ कोई इंजरी होने होगी या फिर कोई डेंजरस है टू द पब्लिक, डेंजर है, तो उसको प्रिवेंट करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो उसमें जो सेक्शन 133 का ऑर्डर सुनाया जाता है, तो उसमें वो उस न्यूसेंस को रिमूव करेगा वहां से बाय द कंडीशनल ऑर्डर। तो ही में इशू सच एन इंजेक्शन, तो वह उसको इशू करेगा इंजंक्शन टू द पर्सन अगेंस्ट वोम द ऑर्डर वॉज मेड, जिस पर्सन के अगेंस्ट वह ऑर्डर दिया गया है। रिक्वायर्ड टू ओबीडिएंट टू प्रिवेंट सच डेंजर और इंजरी, तो उसको क्या करेगा, जो इंजरी और डेंजर है एज अ पब्लिक, तो उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, प्रिवेंट करेगा द डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर, जो डिटरमाइन किया गया है इस मैटर में, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट क्लॉज है इसमें यही बताया गया था। अब आते हैं हम सेकंड क्लॉज में, द इन डिफॉल्ट ऑफ सच पर्सन फोर्थ विद ओबेइंग सच इंजंक्शन, मतलब कि अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है पर्सन ओबे करने के लिए उस इंजंक्शन को, जो भी ऑर्डर में बताया गया था बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिया गया था इंजंक्शन, अगर वो ओबे नहीं करता है, द मजिस्ट्रेट में हिमसेल्फ यूज, तो मजिस्ट्रेट खुद यूज करेगा, क्या करेगा, और कॉजेज टू बी यूज्ड, और वो उसमें कारण के मतलब इसी कारण के चलते वो यूज करेगा। सच मीन्स एज ए थिंग फिट, अगर उसको ठीक लगता है, ओवेट सच डेंजर और टू प्रिवेंट सच इंजरी, तो वो उसको प्रिवेंट इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए जो डेंजर है एज अ पब्लिक, तो उसको प्रिवेंट करेगा अपने इंजेक्शन के दौरान, अपना इंजेक्शन उसके ऊपर जो ऑर्डर उसने दिया है एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो उसको पर्सन को वो ओबे कराएगा। नोट शूट शैल लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इन गुड फेथ, तो जो भी इस अंडर सेक्शन, जो भी हमने सेक्शन की बात की है सेक्शन 142 के अंडर, अगर कोई भी गुड फेथ में काम किया जाता है तो उसके अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट में। तो इसमें सेक्शन 142 हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं सेक्शन 143। सेक्शन 143 में बात की मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रिपीटेशन कंटिन्यूस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, मतलब कि जो मजिस्ट्रेट है वो प्रोहिबिट करेगा किस लिए, रिपीटेशन और कंटिन्यूसली जो भी पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, ठीक है, उसको प्रोहिबिट करने के लिए। ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो डीएम एसडीएम और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास ये पावर होती है, एम्पावर्ड करता है कौन, स्टेट गवर्नमेंट, और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसको भी। मे ऑर्डर एनी पर्सन नॉट टू रिपीट और कंटिन्यू ए पब्लिक न्यूसेंस, तो वो ऑर्डर उनको ये एम्पावर किया गया कि वो किसी भी पर्सन को ऑर्डर दे सकते हैं कि वो कोई भी कंटिन्यूसली या फिर रिपीटेशन वे में अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उनको पावर दी गई है, उनको प्रिवेंट किया जा सकता है बाय द एसडीएम डीएम, ठीक है। तो उनके पास ये पावर है, और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है एज डिफाइंड इन द आईपीसी और एनी स्पेशल और लोकल लॉ, जो ऑफेंस कर रहा है वो अंडर आईपीसी अगर वो पनिशेबल है तो उसको पनिश दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी, और या फिर स्पेशल और लोकल लॉज में उसमें जो प्रोविजन दिए गए उसके अकॉर्डिंग। तो ये सेक्शन 143 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने इसके लास्ट सेक्शन में, सेक्शन 144, पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है उसके पास एक पावर होती है कि वो इशू कर सकते हैं ऑर्डर अर्जेंट केसेस में, किसमें, अर्जेंट केसेस में न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, जो कि न्यूसेंस उसको लगता है कि कोई न्यूसेंस होगा और एप्रीहेंडेड उसको अपीयर होता है, ठीक है, डेंजर जो पब्लिकली डेंजर होगा, ठीक है, अगर न्यूसेंस क्रिएट होता है कहीं किसी पब्लिक वे में। तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है, इन केसेस वेयर इन द ओपिनियन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अगर किसी केस में अगर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके ओपिनियन में ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और जो एसडीएम होगा और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्पेशली एम्पावर्ड किया गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, तो उनके पास एक सफिशिएंट ग्राउंड है फॉर द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन, इसी सेक्शन के अंडर द इमीडिएट प्रिवेंशन, तो वो इमीडिएटली प्रिवेंट कर सकते हैं उस पर्सन को, और स्पीडी रेमेडी, उनको रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी स्पीडीली, इज डिजायरेबल, जैसे उनको एज ए डिजायरेबल लगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो डीएम इसमें बात की गया है, तो उनको ये एम्पावर्ड किया गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बाय रिटर्न ऑर्डर, वो रिटर्न ऑर्डर देंगे
स्टेटिंग द मटेरियल फैक्ट, जो उसमें स्टेटिंग किए होंगे उसमें जो मटेरियल फैक्ट होंगे ऑफ द केस, जो भी केस के मटेरियल फैक्ट होते हैं, एंड सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 134, और उसको सर्व किया जाएगा बाय सेक्शन 134 में, जैसे हमने बात की थी सेक्शन 134 में भी हमने यही बात की थी कि जैसे कि सर्विस और जो नोटिफिकेशन जाती है किसी पर्सन को, जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है। देखिए इसमें यही बात की है कि इमीडिएट जो प्रिवेंट करना है उस पर्सन को, और जो स्पीडी ट्रायल चलाना है, तो उस पर्सन को अंडर सेक्शन 134 रिटर्न ऑर्डर जाएगा, और उसमें बाय सम्मन जाता है वो, ठीक है, उसको सम्मन भेजा जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगी उसको, और डायरेक्ट करेगी उस पर्सन को एनी पर्सन एब्सटेन फ्रॉम ए सर्टेन एक्ट, तो उसको एब्सटेन करेगी उस पर्सन को कोई भी सर्टेन एक्ट करने से, और टू टेक सर्टेन ऑर्डर और विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन और अंडर हिज मैनेजमेंट, तो वो जो उसकी प्रॉपर्टी होगी उसका पोजेशन लिया जाएगा अंडर हिज मैनेजमेंट। इफ सच मजिस्ट्रेट कंसिडर्स दैट सच डायरेक्शन इज लाइकली टू प्रिवेंट, अगर मजिस्ट्रेट को ये कंसिडर होता है कि ये जो डायरेक्शन है वो प्रिवेंट कर सकती है, टेंड्स टू प्रिवेंट, किस लिए, टेंड्स टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन अनोयंस, जो इंजरी कर रहा है किसी पर्सन को लॉफुली, ठीक है, एम्प्लॉयड ए डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, जो डेंजरस है ह्यूमन लाइफ के लिए और हेल्थ सेफ्टी के लिए इन अ पब्लिक, और डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के लिए क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, और रियोट जो दंगे करता है या अफरे, ठीक है, जो पब्लिक पीस को हार्म करता है, तो ये इसके अंडर मजिस्ट्रेट उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको पोजेशन में लेगा अंडर हिज मैनेजमेंट, जो भी उसकी मैनेजमेंट होगी। तो इसमें ये बात की है फर्स्ट क्लोज में। अब सेकंड क्लोज में चलते हैं, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में, और उसमें सेकंड क्लोज में ऑर्डर देगा अंडर दिस सेक्शन इन केसेस ऑफ इमरजेंसी केस में, और इन केसेस वेयर द सर्कमस्टांसेस डू नॉट एडमिट ऑफ द सर्विस सर्विंग इन ड्यू टाइम ऑफ ए नोटिस अपॉन द पर्सन अगेंस्ट होम द ऑर्डर इज डायरेक्टेड बी पास्ड एक्स पार्टे। देखिए जो सेकंड क्लोज है इसमें ये बात की है, अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर देना है, ठीक है, और वो इमीडिएटली देना है, अगर उनको ये लगता है कि उसके अगेंस्ट सेक्शन 134 जैसे हमने बात की उसको सम्मन जाते हैं, नोटिफिकेशन जाती है कि वो पहले ही कोर्ट में अपियर हो जाए, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है वो अपियर नहीं होगा कोर्ट में, उसको एडमिट नहीं करेगा, हमारे जो उसको सम्मन जाता है अगर उसको एडमिट नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो ये एक तरफा फैसला हो जाएगा इसमें, तो उसके अगेंस्ट जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है उस पर्सन को फिर कोर्ट में लाया जाएगा और उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। जो इसका थर्ड क्लोज है, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन मे बी डायरेक्टेड टू ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जो ऑर्डर किया जाता है अंडर दिस सेक्शन डायरेक्ट किया जाता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, और टू अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस, जो रिजाइड कर रहा है किसी पर्टिकुलर प्लेस में या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में, और टू पब्लिक जनरली, जो पब्लिक जनरली व्हेन फ्रीक्वेंटली और विजिटिंग ए पर्टिकुलर प्लेस और एरिया, जो एक पर्टिकुलर प्लेस और जो एरिया होता है अगर वहां पर प्रोहिबिट किया गया है किसी पर्सन को आने से, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसमें क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा वहां जाने से रोकने के लिए, ठीक, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रोकने के लिए। तो ये थर्ड क्लोज में बात की है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रोकने के लिए ऑर्डर सुनाया जा सकता है बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो इसमें फोर्थ क्लोज है, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स टू मोर देन 2 months फ्रॉम द मेकिंग देयरऑफ, जो ऑर्डर किया जाता है अंडर दिस सेक्शन, तो उसकी जो टाइम पीरियड होगा वो 2 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा, वो 2 महीने तक ही रह सकता है, जो अंडर सेक्शन 144 में दिया जाता है ऑर्डर, उसका 2 महीने की वैलिडिटी होगी, ठीक है। तो इसमें ये बात की है कि जो प्रोवाइडेड दैट इफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर्स इट नेसेसरी सो टू डू फॉर प्रिवेंटिंग डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, अगर स्टेट गवर्नमेंट ये कंसिडर होती है, उसको ये लगता है, उसको जरूरी लगता है कि जो वो पर्सन है, अगर कोई भी पर्सन है वो उसको प्रिवेंट करना है डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, जो कि डेंजर है ह्यूमन लाइफ के लिए या हेल्थ के लिए या सेफ्टी के लिए, और फॉर प्रिवेंटिंग और रेट, जो दंगे को प्रिवेंट करना है, और एनी अफरे या फिर कोई अफरे हो रहा है जो पब्लिक पीस को हार्म कर रहे हैं, इट में बाय नोटिफिकेशन, तो वो बाय नोटिफिकेशन उस पर्सन को डायरेक्ट करेंगे दैट एन ऑर्डर मेड बाय मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन, तो वो मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन रिमेन इन फोर्स, वो फोर्स में लाएगा फॉर सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months। तो उसमें जो ये स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई है, जो हमने अभी ऊपर वाला जो फोर्थ क्लॉज पढ़ा है, इसमें फोर्थ क्लॉज को प्रोविजो पढ़ रहे हैं, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर है, जो 2 महीने का मजिस्ट्रेट ने उसमें ऑर्डर दिया था, उसके टाइम पीरियड सिर्फ 2 महीने का था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकती है, उसके स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर है कि वो 6 महीने से ज़्यादा तक उसमें एक्सटेंड नहीं कर सकती है उस टाइम पीरियड को।
द डेट ऑन विच द ऑर्डर मेड बाय मजिस्ट्रेट, जो भी ऑर्डर दिया था बाय द मजिस्ट्रेट वुड हैव बट फॉर सच ऑर्डर एक्सपायर्ड इट में स्पेसिफाई इन द सेड नोटिफिकेशन, तो वो बाय नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट देती है, स्पेसिफाई करती है उस टाइम पीरियड को, वो 6 मंथ तक एक्सटेंड हो सकता है। जो इसमें फिफ्थ क्लोज है, एनी मजिस्ट्रेट में आइदर ऑन इज ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन एग्रीव्ड, इसमें जो मजिस्ट्रेट है आइदर ऑन इज ओन मोशन, मतलब कि अपने मोशन में, और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन, या फिर किसी एप्लीकेशन जो एग्रीड पर्सन देता है, रिजाइंड और ऑल्टर एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, वो मतलब ये चाहता है कि जो ऑर्डर दिया है उसको ऑल्टर करे, उसको चेंज करे, मेड अंडर दिस सेक्शन, जो इस अंडर दिस सेक्शन दिया गया है जो ऑर्डर, बाय हिमसेल्फ और एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम और बाय हिज प्रीडिसेसर इन ऑफिस, तो वो किसी भी मजिस्ट्रेट जो सबऑर्डिनेट है उसको वो कर सकता है, और बाय हिज प्रीडिसेसर इन ऑफिस, जो उसके पहले मजिस्ट्रेट था और जो बाद में चेंज हुआ है वो भी, उसके पास भी राइट है कि वो उसमें ऑल्टर कर सकता है ऑर्डर को। तो इसमें फिफ्थ क्लोज में सिर्फ यही बात थी कि ऑल्टर कैसे ऑल्टर कर सकता है मजिस्ट्रेट या नहीं, ऑर्डर में जो भी उसमें कंडीशन दी गई थी, जो कंडीशनल ऑर्डर था अंडर सेक्शन 133 में बताया गया था। तो इसमें जो सिक्स्थ क्लोज है, सिक्स्थ क्लोज में बात की गई द स्टेट गवर्नमेंट आइदर ऑन इट्स मोशन, मतलब कि जो मोशन दिया गया था और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन, जो एप्लीकेशन दी थी बाय द एग्रीड पर्सन के द्वारा, रिजाइंड और ऑल्टर एनी ऑर्डर मेड बाय इट अंडर द प्रोवाइज ऑफ सेक्शन 4, तो वो रिजाइंड कर सकते हैं, उसको अंदर ऑल्टर कर सकते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कैंसिल भी कर सकती है, चेंज भी कर सकती है, किस चीज़ में, जो अंडर सबसेक्शन 4 में हमने पढ़ा था, जो उसमें 2 मंथ का जो टाइम पीरियड था उसको एक्सटेंड कर सकती है, फिर उसको कैंसिल भी कर सकती है उस 2 मंथ को। तो ये 6th क्लोज में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी। अब हम चलते हैं 7th क्लोज में, वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 5, जब अंडर सेक्शन 5 में जो एप्लीकेशन दी जाती है बाय दी एग्रीड पार्टी, एग्रीड जो पर्सन है किस चीज़ के लिए, ऑल्टर करने के लिए उस ऑर्डर में, और जो उसका सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट होगा या फिर जो प्रीडिसेसर इन ऑफिस जो मजिस्ट्रेट था वो, ठीक है। तो उसमें जो सब क्लोज 5 और जो सबसेक्शन 6 हमने पढ़ा है, जो इज रिसीव्ड द मजिस्ट्रेट और द स्टेट गवर्नमेंट, जो मजिस्ट्रेट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, एज अ केस में भी, अगर उस केस में उनको लगता है, शैल अफर्ड टू द एप्लीकेंट और एंड अर्ली अपॉर्चुनिटी ऑफ अपियरिंग बिफोर हिम और इट, तो उसको यह लगता है कि उस पर्सन को अपियर किया जाए कोर्ट के सामने और उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए सुनने के लिए, ठीक है, उस एप्लीकेंट को, आइदर इन पर्सन फॉर बाय प्लीडर और शोइंग कॉज अगेंस्ट द ऑर्डर, तो उसको एक शो कॉज नोटिस सेंड करेगी अगेंस्ट दी ऑर्डर, मतलब कि उसको अगेंस्ट ऑर्डर क्यों नहीं किया जाए, या फिर वो बाय द प्लीडर वो पेश हो सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, अगर वो पर्सनल अटेंडेंस मतलब कि पर्सनली अटेंड नहीं हो सकता है तो बाय प्लीडर होगा। एंड इफ द मजिस्ट्रेट और द स्टेट गवर्नमेंट, और जो मजिस्ट्रेट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है एज द केस में भी रिजेक्ट द एप्लीकेशन, वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को, होली और इन पार्टली, मतलब कि पूरी भी कर सकती है एप्लीकेशन को, या फिर उसमें कुछ पार्ट भी उसके अंदर कैंसिल कर सकती है। ही और इट शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग, वो इन रिकॉर्डिंग मतलब कि रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग द रीजन फॉर शूटिंग, कि उसका क्या रीजन था कि उसमें जो ऑल्टर किया गया था उसको रिजेक्ट किया गया था, ठीक है, उसमें रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे इन राइटिंग। तो ये सब सेक्शन 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं, जो इसमें सेक्शन 144 था वह कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन 144A। 144A बात करता है पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स, मतलब कि इसमें प्रोहिबिट किया गया है किसी प्रोसेशन में, किसी मास ड्रिल में, ठीक है, कोई भी आर्म्स यूज करने से, जैसे कि हथियार होते हैं उनको यूज करने से रोका गया है, उनको प्रोहिबिट किया गया है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है। इसमें फर्स्ट क्लोज है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में व्हेन एवर द कंसिडर इट्स नेसेसरी टू डू फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस और पब्लिक सेफ्टी और फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मतलब इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास अगर उसके कंसीडर होता है कि उसको ये जरूरी लगता है कि जो पब्लिक पीस और जो पब्लिक सेफ्टी के लिए उसने प्रिजर्व किया है कि वो जो पब्लिक ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखेगा बाय पब्लिक नोटिस और बाय ऑर्डर, वो बाय पब्लिक नोटिस देगा पब्लिकली या फिर और बाय ऑर्डर, अपने ऑर्डर में कहेगा प्रोहिबिट इन एरिया विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुडिशन, जो इसकी लोकल जुडिक्शन में जो भी एरिया होगा अगर उसने प्रोहिबिट कर दिया है द कैरिंग ऑफ आर्म्स, अपने पास आर्म्स को कैरी करने के लिए, उनके पास आर्म्स नहीं होंगे, उनके पास हथियार नहीं होंगे, इन एनी प्रोसेशन, किसी भी प्रोसेशन में, मतलब कि जुलूस में, कोई भी अगर कहीं पर भी कोई भी प्रोग्राम हो रहा हो, ठीक है, तो वहां पर भी उसको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, अपने पास कोई भी हथियार नहीं रखेगा।
और द ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग, मतलब ये ऑर्गेनाइज नहीं करेगा या फिर होल्ड करके नहीं रखेगा, और टेकिंग पार्ट इन, जो पार्ट लेगा उस प्रोसेशन में, एनी मास ड्रिल या फिर किसी मास ड्रिल में और मास ट्रेनिंग में विद आर्म्स, उसको प्रोहिबिट किया जाएगा इन एनी पब्लिक प्लेस में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्लोज में यही बात थी। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्लोज में, ए पब्लिक नोटिस इशूड और एन ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन। तो उसमें एक पब्लिक नोटिस इशू किया जाएगा और एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन दिया जाएगा, ऑर्डर मे बी डायरेक्टेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन। तो उसमें डायरेक्शन दी जाएगी किसी पर्टिकुलर पर्सन को, और ए पर्सन बिलोंग टू एनी कम्युनिटी, जो पर्सन बिलोंग कराए किसी कम्युनिटी को, उसको भी कहा जा सकता है उस कम्युनिटी को कि आप अपने पास आर्म्स कैरी नहीं कर सकते। पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, जो पार्टी है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी कहा जा सकता है। इसमें थर्ड क्लोज है, नो पब्लिक नोटिस इशूड और एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज इशूड और मेड। जो अंडर दिस सेक्शन 144 ए के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर दिया जाता है उसका जो टाइम पीरियड है उसका 3 मंथ से ज्यादा नहीं होगा, वो 3 मंथ तक ही उसके अंदर अपने पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करके रख सकती है। 3 महीने के बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो इसमें फोर्थ क्लोज है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है इफ इट इज कंसिडर नेसेसरी टू डू फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस और पब्लिक सेफ्टी और द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर बाय नोटिफिकेशन। मतलब कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो कंसिडर, अगर उसको नेसेसरी है, उसको जरूरी लगता है कि जो पब्लिक पीस है, जो पब्लिक सेफ्टी है, उसको प्रिजर्व करके रखना है फॉर दी, किसके लिए, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तो वो बाय नोटिफिकेशन डायरेक्शन देगी किसी पब्लिक नोटिस में, इशू करेगी ऑर्डर में। ठीक है, मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो दिया जाएगा बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंडर में, शैल रिमेन इन फॉर सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग 6 months। तो उसके जो टाइम पीरियड तक 3 month जो हमने थर्ड क्लोज में पढ़ा था, उसके टाइम पीरियड को एक्सीड कर सकती है, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं टाइम पीरियड को 6 month तक। तो इसमें 6 month तक स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर हो जाती है कि वो उसके टाइम पीरियड को बढ़ा दे। ठीक है, नोटिस, पब्लिक नोटिस और ऑर्डर वाज इशूड, तो उसमें पब्लिक नोटिस इशू किया जाता है और जो ऑर्डर है उसको इशू किया जाएगा। वाज इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा किया जाएगा। वुड हैव बट फॉर सच डायरेक्शन, जो डायरेक्शन दी जाएगी वो एक्सपायर्ड एज इट में स्पेसिफाई इन द सेड नोटिफिकेशन, जो एक्सपायर्ड है उसको नोटिफिकेशन में दिया जाएगा कि वो एक्सपायर्ड हो गया है। ठीक है, तो फोर्थ क्लोज में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो 6 महीने तक उसके अंदर टाइम पीरियड एक्सीड कर सकता है, 6 महीने तक, उससे ऊपर नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं फिफ्थ क्लोज में, द स्टेट गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एंड डायरेक्शन एज इट मे डीम फिट टू इम्पोज। जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर उसको लगता है कि जो कंट्रोल करना है, जो डायरेक्शन देनी है, जब भी जैसे भी उसको ठीक लगे कि उसमें इम्पोज करना है, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, किसके थ्रू, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर के थ्रू, डेलीगेट इट्स पावर अंडर सबसेक्शन 4, जो डेलीगेट्स की जाएगी अंडर सबसेक्शन 4 के अंदर पावर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है जो भी टाइम पीरियड है उसको एक्सीड करने के लिए, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जो भी पावर थी टाइम पीरियड एक्सीड करने के लिए 6 महीने तक, तो डीएम को भी दी जा सकती है। ठीक है, डेलीगेट कर दी जाएगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, किसको, डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, द वर्ड आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है शैल हैव मीनिंग असाइन टू इट इन सेक्शन 153AA ऑफ द आईपीसी, जो कि सेक्शन 153AA जो आईपीसी में दिया गया है सेक्शन, इसको आप रीड कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है हमारा सेक्शन 138 से लेकर सेक्शन 144A तक हमारे ये सेक्शन कंप्लीट हो गया, और इसके आगे के जो फर्दर सेक्शन रह गया है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।